हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त बिंदास होंगे। हमारा 13वां चैप्टर चल रहा था, प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे। 13वें चैप्टर में हमने 13.1 और 13.2 हमने समाप्त कर दिए। बहुत अच्छी तरीके से जाना है, एक एक इंट्रोडक्शन को जाना है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। यानी 13.1 में हमने जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने लगाए, ठीक है। और थोड़ी सी डेफिनेशन और जानी थी, सैम्पल स्पेस क्या होता है। फिर उसके बाद हम थोड़े बढ़े आगे, हम गए कहाँ? एक्सरसाइज 13.2 में। और 13.2 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? स्वतंत्र वाला। अगर दो घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं दो कब हो सकती हैं, अगर कोई दो घटनाएं एक साथ कैसे घटित हो सकती हैं, उस बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने लगाए थे। अब जो हमें पढ़ना है यहाँ जो 13.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो अब की बार हमें पढ़नी है, बस इस साल पढ़नी है। इसमें हमें दो तीन चीज़ों के बारे में जानना है। 13.3 पे चलने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को जैसे हर एक्सरसाइज के लिए पढ़ते आए, वैसे हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। जिसमें हमें पहला क्या करना है, हमें पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है ना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पढ़ना है। यानी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है ना, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन पढ़ना है। और हमें टोटल थ्योरम पढ़नी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम पढ़नी है ना। और थर्ड वन हमें पढ़ना है वेज थ्योरम है ना। ये दो थ्योरम पढ़नी है हमें यहाँ पे, है ना। एक वेज थ्योरम है आपकी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस पढ़ना है और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये पढ़ना है हमें, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे नंबर बाई नंबर स्टार्ट करेंगे कि हम ये पढ़ते हैं कि एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है ना। एक हेडिंग बनाते हैं, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, यानी पार्टीशन ऑफ सैंपल, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस है ना, सैंपल, ठीक है भाई। ये है हमें तो एक प्रतिदर्श समष्टि क्या का विभाजन क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी पिछली वाली कक्षा में, 11वीं क्लास में। दो घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, परस्पर अपवर्जी और असंयुक्त घटनाएं, है ना, कौन सी होती हैं। यानी एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट, है ना। इन दोनों डेफिनेशनों को आपने जाना हुआ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा थोड़ा सा, है ना। तो एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, और जो डिसजॉइंट इवेंट जो होते हैं वो ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकते हैं, जो कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई कॉइन कॉइन उछाला जाए, तो कॉइन उछालने पर आपको हेड या टेल प्राप्त, दोनों में दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटित हो सकती, या तो टेल हो सकता है या हेड हो सकता है, तो दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते। जो कैसे होंगे? परस्पर अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं, या डिसजॉइंट इवेंट असंयुक्त इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब पार्टीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कोई मेरे पास सेट है, एक ए समुच्चय है ना, ऐसे लिखते हैं हम, है ना, समुच्चय ए घटनाएं E1, E2, E3 डॉट डॉट En। समुच्चय ए घटनाएं E1 डॉट डॉट En का ए घटनाएं E1, E2 और E3 और डॉट डॉट En का समुच्चय है ना, ठीक है। अब ठीक है, समुच्चय है ना। तब
प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर निरूपित करता है। विभाजन होगा यदि ध्यान देना, इफ, ठीक है, इफ ध्यान देना, ये थोड़ी ऐसी डेफिनेशन होती है बच्चों को समझ में नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ते, ठीक है, लेकिन हम आसान, बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है, पहली कंडीशन क्या है, इनमें से कोई भी दो घटनाएं लूँ मैं, E1 E2 लूँ या E2 E3 लूँ या E4 E5 लूँ, कुछ भी दो घटनाएं लूँ मैं, इसमें से रैंडमली भी उठा सकता हूँ, तो उन दोनों घटनाओं का यानी EI इंटरसेक्शन EJ का इंटरसेक्शन हमेशा कितना आना चाहिए बेटा, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। और जहाँ I और J क्या है बेटा, I और J बराबर 1 2 3 4 5 है ना, कुछ भी हो सकता है ना, राइट। यानी इन दोनों घटनाएं E1 या E2 E3 कोई भी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन हमेशा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी घटना की, जैसे मैं किसी की कहता हूँ, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं 5 नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, शून्य नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ होनी चाहिए, समझ लो। नंबर 3 कंडीशन क्या है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 कहाँ तक बेटा, En तक, सबका समुच्चय किससे होना चाहिए, प्रतिदर्श समष्टि, यानी एस सैंपल स्पेस खुद होना चाहिए। यानी ये तीन कंडीशन हैं, पहले इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, दो घटनाओं, कोई भी दो घटनाएं लूँ मैं। दूसरा उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, यानी शून्य नहीं हो सकती। दूसरा अगर मैं इन सभी घटनाओं को लूँ मैं और ये घटनाओं को यूनियन किया जाए तो वो क्या बनना चाहिए, सैंपल स्पेस हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों घटनाएं जिसमें हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, जिन तीनों शर्तों को जो सेटिस्फाई कर पा रही घटनाएं, वो कौन सी घटनाएं कहलाएंगी आपकी, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कहलाता है। एक प्रतिदर्श समष्टि ने सैंपल स्पेस को अपना क्या कर दिया, पार्टीशनों में बांट दिया। बात समझ में आई, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें हमें यहाँ पे पार्टीशन ऑफ ये कहलाता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये ना लगा के हम ये लिख सकते हैं 0 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, राइट। तो आपको समझ में आया कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कब कहा जाएगा, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस कब कहा जाएगा। लेट कह सकते हैं हम, लेट्स ए इज द सेट ऑफ इवेंट E1 E2 E3 En is said to be a partition of the sample space if EI इंटरसेक्शन EJ बराबर क्या होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक, 5 होना चाहिए, सॉरी। और इन दोनों का EIJ मतलब E1 E2 E3 प्रोबेबिलिटी कभी 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और नंबर थर्ड जो है हमारी, इन सब का जो यूनियन है वो कितना आना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर ही आना चाहिए, राइट। तो हम कहलाएंगे यहाँ पर, क्लियर है भाई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा सकता हूँ इसको, है ना। देखो एक एग्जांपल लेकर समझाऊँ, मेरे पास कोई एक सेट है, मान लो मेरे पास सेट है A B और C, और कोई एक सेट है मेरे पास 1 और 2 और 3। तो मतलब इन दोनों घटनाओं का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो 5 आएगा, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें, प्रोबेबिलिटी तो दोनों की निकल जाएगी। और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ABC और 1 2 3, इनका यूनियन इतना ही आएगा, सही है ना, इन दोनों के लिए। तो ये कैसी घटना है हमारी, ये कैसा हो गया, हमारा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन ही है, ठीक है, क्योंकि तीनों कंडीशनों को यहाँ पर सेटिस्फाई हम कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय के ऊपर चलते हैं। ये थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, ये नोट कर लीजिए आप, है ना।
ठीक है भाई, है ना, कोई डाउट? चलो आगे छोड़ते हैं ना, ये मैं रफ कर रहा हूँ। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, है ना, यानी टोटल थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, राइट है भाई, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, अब देखो, माना हम यहाँ एक चीज मानते हैं ना, माना समुच्चय ए है ना, ए यानी जिसमें घटनाएं कौन कौन सी है, E1, E2, E3। प्रतिदर्श समष्टि का क्या है भाई, ये माना समुच्चय ए प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है ना, विभाजन है, राइट। और प्रत्येक घटना में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक घटना कैसी है, शून्यान्तर है, ये भी बोल सकते हैं, है ना। E1, E2, E3 सब कैसी हैं, मान लें है ना, मान लें कि प्रत्येक घटना, है ना, घटना कौन सी, E1, E2 डॉट डॉट कहाँ बेटा, En तक शून्यान्तर है ना, शून्यान्तर मान लें, ठीक है। और इस बात पे हम ये कह देते कि मान लीजिए कि ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत एक घटना ठीक है, कोई एक घटना है और इसको हमें दिखाना है ना, घटना है, मान लीजिए ए जो है प्रतिदर्श समष्टि के संगत एक घटना है ना, और इसको हमें घटित होते हुए दिखाना है कि भाई ये क्या होगा, पी ए निकालना है हमें। तो ये क्या होता है, ये हमें करना है, ठीक है। तो देखो मेरी बात यहाँ ध्यान से समझना, पी E1 इंटू पी E1 घटना घटित हो चुकी है लेकिन ए घटना अभी घटित नहीं हुई, है ना, प्लस पी E2 घटनाएं जो घटित हो चुकी है लेकिन पी ए घटना घटित अभी नहीं हुई, प्लस उसी तरीके से कहाँ तक चलेगा, पी EN घटना तो घटित हो चुकी होगी लेकिन पी एक ऐसी घटना है जो घटित नहीं हुई है लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि E1 घटना घटित हो चुकी है लेकिन E1 घटना कैसी है, जो ए घटना है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो पहली एक्सरसाइज में। तो पहली E1 घटना का आप घटना निकालो, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, एक अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे E2 घटना निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की जो कि E2 तो घटित हो चुकी है लेकिन ए घटित नहीं हुई है, ठीक है।
उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो जिस सबका सम क्या कहलाता है आपका, यही क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। राइट, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। कोई दिक्कत बताओ कि माना समुच्चय E1 E2 E3 n प्रतिदश समष्टि का विभाजन है और मान लें कि प्रत्येक घटना E1 शून्यान्तर है, तो मान लीजिए A प्रतिदश समष्टि के संगत एक घटना है, तब PA क्या होगा, वो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इसको लिखने के तरीके ये भी हो सकते हैं आपके कि PA जो है हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, सम्मेशन आपने पढ़ा है ना, I बराबर 1 से लेकर n तक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PI, ठीक है, PA अपॉन I। अब यहाँ 1 रखो, पहला आ जाएगा, 2 रखो, दूसरा आया 3 रखो, तीसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको ऐसे भी नोट किया जा सकता है। राइट, तो अगर आपको देखो, वैसे तो इसका कहीं प्रूफ तो कहीं पूछा ही नहीं जाता है ना, अगर आपको प्रूफ फिर भी देखना हो तो आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर फिर भी उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, है ना, वो समझ लेंगे। कोई वैसे है कुछ खास है नहीं है, तो प्रूफ तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है इसका, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें करना चाहिए तो बता देना, आप कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप खुद ही कर लोगे, सिंपल है, वैसे करने में कोई बड़ी बात नहीं है इसका, है ना। जैसे कि अब मैं मानूँ कोई ए सेट है, मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको ए सेट का अगर ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लिया जाए तो क्या आएगा, ए ही आएगा, तो मैं इसको ए ही लिख सकता हूँ। अगर ए सेट का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के साथ लिया जाए, प्रतिदश समष्टि के साथ लिया तो ए सेट ही आएगा, एक समुच्चय आएगा। और इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, एस को क्या लिख सकते हो, एस को लिख सकते हो आप E1 E2 E3, है ना भाई, इनका सम होता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन, है ना, डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, हाँ या ना, EN, है ना। आपको पता है, अगर अब मैं इनका क्या लिख सकता हूँ भाई, इनको आपको पता है कि मैं इनको सब इंटरसेक्शन के साथ लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन, है ना, इंटरसेक्शन E2 यूनियन, है ना, और दोनों के इंटरसेक्शन फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन E3 यूनियन, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ या ना। आपको को सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों घटनाओं को मैं क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं इसको, अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज, कौन सा, लास्ट वाली में जो हमने पढ़ा था, यानी अब अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा, इनको मैं प्रोबेबिलिटी के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूँ। पहले ऐसे समझो, A इंटरसेक्शन E1 प्लस P A इंटरसेक्शन E2, है ना, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, PA इंटू P A बटे E1, है ना, E2, सही है। अच्छा, मैंने कुछ गलती की है क्या इसमें, इसको मैंने लिखा गलत है, मुझे ये घटना E1 घटित हो रही है ना इसमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, है ना, E2 बटे, तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ होकर आया था, सिंपल है, 4 लाइन का है ना। सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई इसका पहले इंटरसेक्शन लूँगा तो E1 के साथ आएगा, यूनियन ऐसे ही रहेगा, E2 के साथ आएगा, यूनियन ऐसे ही रहेगा, E3 के साथ आएगा, यूनियन ऐसे ही रहेगा। फिर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखूंगा तो प्लस प्लस लग के मेरा यूनियन की जगह क्या लग जाएगा, मेरा प्लस लग जाएगा। और फिर इसको आप ये इसमें कन्वर्ट करना जानते ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, राइट। कोई दिक्कत है? मतलब यूनियन का मतलब बेसिकली मैंने चिन्ह यूनियन को बदल के मैंने प्लस क्यों कर दिया पता है? यूनियन का मतलब भी सम होता है, एक तरीके से सबको प्रदर्शित करना, योग करना, है ना। और इसका मतलब इन सभी घटनाओं का एक संपूर्ण ही तो आएगा, तो वैसे भी इसका संपूर्ण ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी का, समझ ना। तो बात समझ में आई है? तो अब हम चलते हैं लास्ट थ्योरम, जो हमारी बेस थ्योरम है ना, वेज थ्योरम जो है हमारी, उस पर चलते हैं। मैं ये रफ करूं?
किसको? प्रूफ को? ये वाला, ये मैंने बताया ना, हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ना आपको देखो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें बनाई गई है ना, उसका नाम पीछे रखा गया, मैं बार बार बताता हूँ। उन्होंने पहले ये चीज़ें बोली है ना, और कोई घटना मान लीजिए कोई 1/10 समष्टि के संगत एक घटना है, तो मैं उसको इस रूप में लिखूँ, यानी इसको मैं अगर ये इस तरीके से भी लिखूँ तब भी उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा? पीए के बराबर आएगा। समझ रहे हो? यानी उसने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखने के तरीके को ही क्या बोला है? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय बोला है। बात ये समझो, सिंपल सी बात समझो। जहां पर यहाँ पर आप ये पूछ सकते हो E1 क्या है सर? अगर वो आपको ये सेट दे E1 E2 E3 है ना, और आप वैसे पीए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या E1 E2 E3 से भी पीए की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे? इस तरीके से उसको ब्रेक करके। कैसे? E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो इनटू एक घटना घटित हो, सॉरी E1 घटना घटित हो चुकी है, यानी कि उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ऐसे जितने भी आपके सेट में जितने भी आपके अवयव हैं, जितने इवेंट्स हैं आपके, उनकी सबकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, तो वो पीए की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बराबर आएगी, है ना। तो इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट ये समझो वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब आगे चले, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेज थ्योरम। ट्वेल्थ के मैथ में मुस्कुराना बड़ा कठिन है। नहीं, कंपटीशन में तो फिर भी चलो, और मैथ पढ़ा रहे हो उसमें थोड़े बहुत मज़ेदार नंबर हैं, चीज़ें हैं, है ना। अब कैसे बेस थ्योरम पर कोई हंसली नहीं, अब टीचर हंसने लग गया बच्चा मुरझा जाएगा, यहाँ क्या सर जी हंस के क्या कोई काम ही नहीं बन रहा, कोई समझ में ही नहीं आ रही। तो वैसे है इतनी टफ नहीं, ईजी चीज़ें हैं अगर देखी जाए तो, है ना। वेज ही तो है, सही ले भाई, ऐसे लिखी है उसने, है ना। लगा तो रखा है पूरा, अच्छा एस के बाद लगाया उसने, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। वेज थ्योरम, ठीक है। तो वेज थ्योरम क्या है? वेज मतलब नॉन वेज, तो ये बेचारा मुर्गा फुर्गा नहीं खाता होगा, है ना। तो ये अपने आप को शाकाहारी दिखाने के लिए लगा रहा बेचारा, तो इसने इसका नाम भी वेज रख दिया, है ना। हम तो यही कहेंगे भैया, बोलने में वेज आता है। अब समझ लो ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ यदि यानी कोई E1 E2 En कोई आरिक्त घटनाएं हैं, है ना, जो कि प्रत्येक समष्टि के विभाजन को निर्माण करती हैं। बात वही है जो मैं वहाँ लिखता आ रहा था, वही चीज़ें आपको कहाँ लिखनी है? यहाँ लिखनी है, ठीक है। बात वही है उन्होंने कि जो पहले वहाँ दर्शाया था आपने, वो डेफिनेशन लिखी थी, वही सारी डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी है। कि माना कोई सेट ए है जिसकी घटना E1 E2 E3 है ना, डॉट डॉट En है ना, के विभाजन यानी एस प्रतिशत समष्टि के विभाजन को निर्माण करती हैं, दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं, है ना। क्लियर है? तब वही डेफिनेशन है, सिंपल है। और ए एक ऐसी घटना है जो कि असंयुक्त यानी एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट है ना, यानी आप अपरजीय और असंयुक्त है ना, डिसजॉइंट मतलब असंयुक्त, दोनों ऐसी घटना जो एक समय में घटित नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तब किसी प्रतिशत समष्टि के संगत कोई घटना एक ए है, तो वही दिखाना है आपको P जो E/A, यानी ए घटना घटित हो चुकी है, E को आपको प्रदर्शित करना है, यहाँ पर किसी को भी निकालना है आपको, है ना। तो यही है मेन, तो वही है जो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहे थे हम, ना। जैसे वही लिख सकते हो, वही चीज़ें
माना है ना E1 E2 E3 डॉट डॉट क्या En, क्या हुआ, वो भी लिख सकते हो आप। आरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि एस के विभाजन को निर्माण करती है ना, का निर्माण करती हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अर्थात अगर ये ऐसे हैं, विभाजन को प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात E1, E2, E3 डॉट डॉट En, ठीक है, आज संयुक्त घटनाएं हैं, संयुक्त है ना। यानी असंयुक्त घटनाएं कौन सी होंगी, जिनका कॉमन नहीं मिलेगा, वही तो होंगी ना, जिनका इंटरसेक्शन अपने आप में फाई होगा। सही है। और ए कोई ऐसी घटना है, ठीक है, जिसकी प्रायिकता क्या है बेटा, है ना। तब PEI/A है ना, बराबर होता है, जिसकी प्रायिकता PEI/PA सॉरी A बराबर होता है बेटा क्या, PI, ठीक है, अपॉन PA/I अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, E1 इंटू PE1/A, सही है, प्लस PE2 सॉरी E1 उल्टा लिख दिया मैंने, E1 PA/E2 प्लस डॉट डॉट कहाँ से आएगी, PN PA/EN, ठीक है, राइट। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। देखो PEI/A और तब हम इसकी मतलब ए कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्यान्तर है, तब PEI/A कब, जब मुझे कोई सैंपल स्पेस के जो प्रतिदर्श समष्टि के क्या दिए हुए हैं, विभाजन दिया हुए हैं, E1 E2 E3 दिया हुआ है ना, तब मुझे किसी घटना ए को प्रोबेबिलिटी बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके घटित होने की संभावना क्या होंगी, कब ई घटना घटित हो चुकी है, सॉरी हाँ सही है, ई घटना घटित हो चुकी है, कोई भी ई मतलब E1 E2 E3 A4 A5 इनमें से कोई भी घटना घटित हो चुकी है, और तब मुझे क्या बताना है, कोई घटना ए के बारे में मुझे बताना है कि ए घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैं बता सकता हूँ
जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, यहाँ मैंने कुछ उल्टा लिखा है कि यहाँ उल्टा लिखा है, सही है ना, तो A अपॉन ई आई, सही है, A अपॉन ई आई अपॉन, और ये तो तुम्हें पता है नीचे वाला क्या है, जी टोटल प्रोबेबिलिटी को ही दर्शा रहा है, अभी जो पढ़ के आए हैं, यानी हाँ हम उसको लगा दें फिर उसके पीछे हम इसका डिवाइड कर दें, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी निकल जाती है, जब कोई ई घटना घटित हो गई, E1 E2 E3 कोई घटना घटित हो चुकी है, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी एक ही संभावना हम बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, समझ रहे हो। शून्यान्तर होगी तो बेटा आंसर क्यों होगा, सिंपल सी बात है ना, अगर शून्य होगी तो फिर नीचे 0 हो गया तो काम खराब हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे क्यों, तुम ही बताओ, है ना। तो शून्य तो होगी नहीं ना, कोई ना कोई घटना तो उसकी निकलेगी नहीं निकलेगी, समझ लो। तो शून्य होते तो वो निकलवाते ही क्यों, वो क्या कह रहा है, ए कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्यान्तर है, यानी शून्य होगी तो फिर क्यों निकलवाएगा वो, फिर तो सीधा वो लिख के देगा उसकी प्रायिकता शून्य है, तो फिर वो सीधा सीधा आंसर क्यों निकलवा रहा है, फिर तो सीधा सीधा हो गया। शून्यान्तर मतलब कोई ना कोई इसका मान ही निकलेगा, जो भी हो, शून्य नहीं होगी मतलब वो, समझ रहे हो, क्लियर भाई। ये बेस थ्योरम थी, इसका ये सारा आंसर था, ठीक है। तो ये 3 लास्ट थ्योरम थी, ये 3 थ्योरम्स हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं, बेस थ्योरम, और ये हमारा 3 थी हमारे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, एंड नाउ सेकंड वन इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड नंबर 3rd वन इज बेस थ्योरम। तो ये तीनों थ्योरम समझ में आए, क्लियर है, और इन्हीं 3 थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का 13.3 का हमें फर्स्ट क्वेश्चन जानना है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और फिर तीनों पे ही आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टीशन भी पूछ सकते हैं, पार्टीशन तो नहीं पूछा जाएगा, मेन तो दो थ्योरमों पे पूछा जाएगा, थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी और वेस थ्योरम पर 2 पे ही पूछे जाएंगे। वो दोनों इंट्रोडक्शन, तीनों इंट्रोडक्शन हमारे अच्छे तरीके से हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे ना। अब उन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यदृच्छ एक गेंद निकाली जाती है, 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं और एक गेंद यदृच्छ निकाली जा रही है। एक रंग नोट करने के बाद पुनः एक क्लास में रख दी जाती है, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद क्लास में रख दी जाती हैं तथा क्लास में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। यानी आप देखो, एक घटना घटित हो चुकी है, दूसरी घटना घटित होने की पूछ रहा है वो, कहीं ना कहीं एक घटना घटित हो गई तो दूसरी घटना, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी साथ में यहाँ निकालनी है, नहीं एक पहले घटित हो चुकी है, दूसरी वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात समझो, उसने 2 क्लास है यहाँ पे, उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 मान लो कि क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, यहाँ 2 क्लास है हमारे, कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं ना, ठीक है। और ठीक है भाई, इमेजिनेशन जस्ट लाइक अ इमेज, बस केवल एक आपकी इमेज बनाने के लिए, सही गलत के लिए नहीं, सही है। किसी बात पे चर्चा करने लगे, क्लास ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक में लाल गेंदें हैं, है ना, और एक में काली गेंदें हैं ना। ये तो उसने भी नहीं बोला पूरा भर रहा, आध भर रहा है, समझ रहे हो। इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन तुम पूछ कैसे लेते हो। 5 लाल और 5 काले गेंदें हैं, एक क्लास ये दोनों का, चलो ठीक है, एक ही क्लास में है, चलो है ना, 2 नहीं है, मैंने 2 समझ लिया, चलो लाल और काली गेंदें हैं, ठीक है। 5 तो लाल हैं इसमें और 5 इसमें काले हैं और 5 इसमें काले हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ, अब ये क्या कह रहा है, इसमें से कोई गेंद निकाली मैंने, ये दृश्य मतलब बिना देखे चुनी मैंने, ऐसे करके निकाल ली और मैंने देखा कोई भी एक काली या लाल दोनों में से कोई होगी।
यदि जिस रंग की जो गेंद निकलती मैं देखता हूँ वो देखकर मैं दोबारा उसमें से रख देता हूँ, यानी कोई गेंद मैंने इससे चुनी, देखी और फिर इसी में रख दी। लेकिन शर्त ये है रखने से रख दी मैंने, वो गेंद तो रख दी जो पहले थी, लेकिन जिस रंग की निकली है उसकी 2 गेंद और बढ़ाकर मैंने उसमें डाल दी। जैसे लाल की निकली तो लाल डाल दी और काली की निकली तो काली डाल दी, ये उसने शर्त कहा है, ये उसकी शर्त है यहाँ तक, है ना। अब इसने क्या बोला है, मेन कॉन्सेप्ट समझो। अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए, इसकी शर्त है। दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए, इसकी शर्त है। इस बात पे आपको यहाँ बात करनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखो हमने कहा है यानी हमें प्रायिकता जो निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है बेटा किसकी, यानी पी निकालनी है। वो क्या है बेटा, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अर्थात दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? अब इसमें कंडीशन नहीं बन सकती है कि प्रथम पहली गेंद क्या हो, पहली गेंद लाल हो और शर्त अनुसार 2 गेंद लाल रखने पर, है ना, ठीक है, 2 गेंद लाल रख जाएंगे। प्लस करना पड़ेगा हमें, लाल नहीं होगी तो क्या होगी, काली होगी। दूसरी गेंद यही पहली गेंद लाल है, दूसरी भी उसमें लाल हो सकती है, बात समझना यहाँ पे, है ना। तो दूसरी गेंद काली हो, है ना, दूसरी गेंद काली हो और शर्त अनुसार वही चीज़ है, शर्त अनुसार 2 अतिरिक्त गेंद रखने पर, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि दूसरी गेंद तो लाल ही होनी चाहिए, बात समझना यहाँ पे। कंडीशन ये है कि दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए बेटा, लाल होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है ना। तो अब मेरी बात समझना, पहली लाल हो उसकी घटना की घटित होने की संभावना कितनी है, 5/10, अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 10। और क्या हो सकता है बेटा, मानो लाल निकली पहली गेंद तो मैं इसमें 2 गेंद और बढ़ा दूंगा। दूसरी कौन सी निकलेगी, दूसरी तो लाल निकलेगी, यानी कितना होगी, 7/12 हो जाएगी, राइट, यही तो होगी। प्लस हमारा मन कर रहा है, मन नहीं लग रहा हमारा, कुछ ना कुछ तो हमें अलग करना ही करना है, डिफरेंट करना है ना। तो हमारे अभी देखियो हम इसमें 3-4 और बढ़ाएंगे अपने मन से, कुछ भी कर सकते हैं। नालायक गधे हो, पता नहीं दिमाग को कहाँ बेच आते हो, है ना। उसने कहा नहीं कि 2 गेंद अधिक रखी जाती हैं उसमें। जब मैं कोई गेंद चुनता हूँ और जिस रंग की होती है उसमें 2 गेंद एक्स्ट्रा मैं रखता हूँ उसमें, यानी दूसरी गेंद निकालने से पहले मैं 2 गेंद उसमें ऐड कर चुका हूँगा, समझ रहे हो। तो 10 तो 12 नहीं हो जाएंगी, और लाल अगर लाल निकली तो लाल रंग की रखी जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी उसमें, 7 नहीं हो जाएंगी। तो दूसरी लाल चुनने की और दूसरी पे हम काली नहीं ले सकते, दूसरे स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा, लाल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा लाल होने की प्रायिकता क्या है, समझ रहे हो। तो 7/12 होगी। अब ये घटना घटित नहीं होगी, मैं मान रहा हूँ ये हो सकती है, पॉसिबल है। तो क्या होगी, ऐसा हो सकता है पहली गेंद क्या निकले, काली निकले, यानी 5/10। काली निकलने की भी संभावना कितनी होगी, अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 10। और का मतलब और, है ना, और लेकिन अब क्या होगा, जैसे काली निकली तो मैंने काली ऐड कर दी उसमें, काली ऐड करूंगा नहीं करूंगा मैं, आप कहोगे सर बिल्कुल करूंगा। यानी अब वो गेंद कितनी हो चुकी है, 12, लेकिन लाल गेंद कितनी है, दूसरे स्थान पर मैं लाल ही ले ली है, लाल के अलावा हम कुछ नहीं ले सकते, समझ रहे हो।
तो 12 हो जाएंगी 5/12। यानी यहाँ तो लाल ही आएंगी दोनों कंडीशनों में, केवल पहला स्थान दोनों का चेंज हो सकता है। पहले पे काली होगी या लाल होगी। लाल होगी तो ये घटना घटित होगी, काली होगी तो ये घटना घटित होगी। दूसरे पे दोनों चाहिए। बेटा जादू और का मतलब होता है बराबर होता है गुणा। इन्होंने कहा कि ये सर जी 7 होनी चाहिए थी, वे 12 क्यों हो गई। अच्छा, इनका लिखने का मतलब बता दो मुझे, मैंने क्या लिखा है। जब मैं इतने प्यार से इतनी अच्छी तरीके से भाई साहब है ना पढ़ाई पर जोर दो, बुद्धि कमज़ोर होती जा रही है तुम्हारी, है ना। ये मेरी कितनी गेंदें हैं यहाँ पे 5। कौन सी गेंदें? लाल। और 5 कौन सी हैं? ये काले गेंदें हैं। उसने हमसे क्वेश्चन में शरारत धमकी सी दी हुई है कि अगर तुम जो गेंद चुनते हो जिस रंग की निकलती है उसमें दूसरी गेंद निकालने से पहले 2 गेंद ऐड कर चुके होते हो। किस रंग के? जिस रंग की निकलनी है। और दूसरी धमकी उन्होंने दी हुई है दूसरी गेंद लाल ही निकलनी चाहिए, अगर काली निकली है तो मर्डर कर दूंगा मैं तुम्हारा, वो वाली शर्त है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी दूसरी वाली को तुम सोचेंगे ना, दूसरी वाली पे तुम्हें लाल चाहिए ही चाहिए, ज़बरदस्ती चाहिए, राजी नहीं गैर राजी। तो मैंने भी बॉल में ऐसे कलश में हाथ डाला और बॉल निकाली, बॉल निकली लाल। अरे भैया लाल निकलने की प्रायिकता, यानी मेरे पास पहली गेंद निकाली मैंने, पहली गेंद 5 अनुकूल परिणाम है, टोटल परिणाम 5 और 5 10 दिन, टोटल 10 गेंदों में से 5 निकली, यानी 5/10 हो गई। और क्या हो सकती है? और ये हो सकती है, मैंने वो गेंद देखी लाल है यार, ये तो लाल है, मैंने रख दी और मैंने 2 गेंद साइड से ली उसके अंदर डाल दी। अब कलश में कितनी बॉल हो गई? अब लाल, अब सोचना ही नहीं है लाल निकलेगी काली निकलेगी, अब निकालने क्या है? आपको लाल ही निकालने हैं, समझ लो। तो अब कितनी हो गई टोटल लाल गेंद कितनी हो चुकी हैं? 2 बढ़ गई 7 हो गई। यानी अब निकालने की प्रायिकता, लाल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 7 प्लस ये मेरी समझ से मेरी सोच के हिसाब से ये घटना बन सकती है। ये नहीं होगी तो कौन सी होगी? दूसरी लाल निकलने की प्रायिकता। मैंने दूसरी लाल निकालने की प्रायिकता बताई है, तो यहाँ पे घटना में है ये तो संभावना है ही है, ये तो घटित हो सकती है, ये हो सकती है। और कौन सी हो सकती है ये देखना है हमें ये देखना है। हमने देखा, अब हमारी मैं माँ थोड़ी देर के लिए शांत हूँ, मेरे है ये, है ना, मैं इसको दे रहा हूँ। अब मैं इसको नहीं माना, मैं थोड़ा सोच के चल रहा हूँ, हो सकती है, लेकिन प्रायिकता मतलब संभावना। लेकिन मैं अभी इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने गेंद निकाली, अब लाल ना निकल गई, क्या निकली? काली निकली। काली निकली थी, काली निकलने की प्रायिकता कितनी हुई? 5/10 हुई। टोटल गेंद 5 है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 10 है, तो 5/10 हुए। और अब काली निकली, मैंने 2 काली गेंदें ली अलग से उसमें डाल दी। अब गेंद कितनी हो गई उसमें? टोटल 12 हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ से मैंने काली गेंद, अब मैं दूसरे स्थान में मुझे काली नहीं निकालनी, क्या निकालनी है? उसकी शर्त के अनुसार थे लाल ही निकलेगी। ये कंडीशन, पहले स्थान की कंडीशन चेंज हो सकती है लेकिन दूसरे स्थान की कंडीशन कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसने दूसरे स्थान पर लाल होने की प्रायिकता हमसे पूछी है, समझ लो। तो हमने दूसरी गेंद निकाली। अब गेंद कौन सी बढ़ी? काली बढ़ी, ना कि लाल बढ़ी। तो इसमें केवल काली की, लाल कितनी है? हमें 5 है। टोटल गेंद जबकि कितनी हो चुकी है? 12। तो 12 में से 5 निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/12। यही तो होगा। इनके अलावा कोई संभावना और बन सकती हो तो बताओ। अब हम दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ऐड की जाती है, तो ये भी ली जाएगी और ये भी ली जाएगी। जबकि दोनों में से कोई एक घटना घटित होगी, या तो ये होगी, ये नहीं होगी तो ये होगी, समझ रहे हो। लेकिन हम दोनों संभावनाओं को लेंगे, चांसेस तो दोनों में है, तो इसलिए आंसर लिया जाएगा। और का मतलब क्या है? गुणा। तो कितना होगा यहाँ पे? 1/2 और 7/12 गुणा, है ना, प्लस 5/10 का मतलब 1/2 और 5/12, तो सही है। 7/24 और 5/24 यानी 12/24, अर्थात कितना है? 1/2। यानी लाल दूसरे स्थान पर लाल निकलने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, यानी 50-50 चांसेस हैं हमारे। बताइए कोई दिक्कत? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यदृच्छ चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? यानी 2 थैले हैं, दोनों में लाल और काली गेंदें हैं, एक में 4 लाल और 4 काली हैं और एक में 2 लाल और 6 काली हैं, यानी 8 है, दोनों में 8-8 है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि गेंद जो निकली है दोनों थैले को में से कोई एक थैले को चुना जाता है। दोनों में से कोई एक थैले को हम चुन लेंगे, कोई सा भी पहला चुन सकते हैं या दूसरा चुन सकते हैं, दोनों में से किसी एक थैले को हम चुन लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि गेंद जो निकलनी चाहिए वो लाल होनी चाहिए और वो भी निकलने की प्रायिकता बताइए कि वो पहले थैले से निकली हो। ये क्वेश्चन है उसका पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? इसमें हमारी थ्योरम लगेगी, कौन सी? वेज थ्योरम लगेगी, है ना, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम कहेंगे कि मान लो कोई ई घटना है, E1, पहले थैले को चुनने की, है ना, कोई E1 घटना मान रहे हैं। E2 घटना कौन सी है? दूसरे थैले को चुनने की, राइट। अब E1 और E2 अपवर्जी और असंयुक्त घटना है, यानी अर्थात दोनों E1 और E2 अपवर्जी और असंयुक्त घटनाएं हैं और E कोई घटना है पहले, सॉरी, E जो है लाल गेंद होने की, ठीक है, लाल गेंद होने की ये कोई घटना है। तो इसकी शर्त के अनुसार हमें यहां पर निकालनी है लाल गेंद हो लेकिन वो पहले थैले से हो, वो भी पहले थैले की हो। अपवर्जी घटनाएं, तो इसको 1 मिनट यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लिख देता हूँ, अभी रुको। अपवर्जी घटनाएं, तो अपवर्जी घटनाएं कैसी होंगी भाई साहब? PE1 और E2 क्या होगी भाई सर? 1/2 होगी। 1/2 होगी, नहीं होगी? 1/2 मतलब दोनों में से कोई एक घटना घटित होगी, या तो पहले थैले से या दूसरे चल दे, दोनों की मतलब संभावना दोनों की बराबर है, 50-50। आज संयुक्त डिसजॉइंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो घटनाएं होती हैं जिनमें से कोई एक घटना घटित होती है, दोनों एक साथ कभी घटित नहीं होती, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी E1 और E2 के घटित होने की संभावना बराबर है, 50-50% है, राइट। और हमने कोई ई घटना मान ली यहाँ पर, ई घटना लाल गेंद की पूछा तो लाल गेंद होने की, है ना, राइट। यानी सर मेरे पास पहले थैले से हो लेकिन E1, लेकिन गेंद कैसी हो? E हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? PE1 है ना, और PE/E1 है ना, यही होगा ना? सही है ना? बिल्कुल सही है, राइट। कल ही तो बताई थी। और PE1 और
ई अपॉन ई वन, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी ई वन, यहाँ पी पी ई टू, दो घटनाएं घटित हो रही हैं ई अपॉन ई टू, राइट, यही होगा। और होती तो तीसरी घटना भी कोई घटित हो रही तो आगे बढ़ जाती नीचे, वो भी डिवाइड में आ जाती, यहाँ पर इतनी होगी। अब ये बताओ मुझे पी ई वन तो मेरे पास है, ई टू भी है, लेकिन ई अपॉन ई वन नहीं है, वो क्या होगी मेरे पास, देखो पी ई अपॉन ई वन जो होगी मेरी किसके बराबर होगी बेटा, पी ई इंटरसेक्शन ई वन अपॉन पी ई वन, है ना, यही होगी, राइट। देखो इंटरसेक्शन दोनों में मिलेगा, ई वन और ई टू में इंटरसेक्शन कोई मिल सकता है, बताओ इंटरसेक्शन दोनों में कितना मिलेगा बताओ बिल्कुल। अगर मैं ई और ई वन में इंटरसेक्शन देखता हूँ, ई लाल गेंद होने की प्रायिकता है और ई वन में लाल गेंद है या नहीं है थैले में, बिल्कुल है, वो भी कितनी है 4, यानी इंटरसेक्शन कितना होगा 4, और जबकि ई वन में टोटल गेंद कितनी है 8, तो यानी कितना हुआ 1/2, सही है। और दूसरी मुझे चाहिए क्या, पी ई अपॉन ई टू, तो ये क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन ई टू बटे पी ई टू, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, अब ई तो लाल गेंद है और इसमें कितनी है 2 ही है, तो 2 बटे यहाँ पे कितना होगा 6 और 2 8, टोटल अनुकूल परिणाम 2 हैं और कुल परिणाम 8 है, यानी कितना होगा यहाँ पे 1/4, सही है। यानी अब मेरे पास सारे मान उपलब्ध हैं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैंने निकाला ई वन कितना है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, है ना, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस इसकी वैल्यू है ये भी 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, राइट। यानी मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 1/4 एंड नाउ 1/4 प्लस के 1/8, है ना, और इसको मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, तो 2 प्लस के 1/8, और यहाँ मैं अगर इसको सॉल्व करता तो 1/4 और 3/8, इसको काटा 2 बार तो वो 2 का जाएगा ऊपर, तो 2/3, ये आपका आंसर हो गया। यानी लाल गेंद हो वो भी पहले थैले से हो तो आंसर कितना आएगा आपका 2/3 आएगा। अगर ये पूछता वो लाल गेंद हो दूसरे थैले से हो तो क्या होता है यहाँ पे E1 की जगह E2 हो जाता, समझ रहे हो। अगर वो ये ना पूछ कर ये पूछता कि काली के लिए केवल ई को क्या कर देते हम काली द्वारा दर्शा देते, समझ रहे हो, इतना हो जाता। उसने ये बोला है कि 2 थैले हैं मेरे पास, दोनों थैले में एक में 4 लाल 4 काले गेंदे हैं, दूसरे में 2 लाल 6 काले गेंदे हैं, दोनों में 8-8 गेंदे हैं। उसने कहा कि हम यदृच्छिक एक थैला चुनते हैं और उस थैले में से गेंद निकालते हैं, जो निकली हुई गेंद वो लाल कलर की हो और वो पहले थैले से निकली हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल हो यानी थैला भी चुना गया हो तो वो पहला चुना गया हो और गेंद भी निकली हो तो वो लाल निकली हो, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि 2 घटनाओं को हमें घटित कराना है, यही तो है, 2 घटनाओं को घटित हमें यहाँ कराना है कि और एक ही साथ होनी चाहिए दोनों घटनाएं घटित। तो हमने E1 मान ली पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, E2 मान ली दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता, है ना। E1 और E2 दोनों अपवर्जी यानी असंयुक्त घटनाएं, असंयुक्त घटना मतलब दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 50-50% है, 50%, यानी दोनों घटनाओं में से हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, यानी हेड और टेल आने की घटना की प्रायिकता क्या होती है 50-50% होती है। उनको असंयुक्त घटना है, अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या क्या बोलते हैं उसको डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, राइट। तो हवा में पूछा है उसने लाल गेंद होने की प्रायिकता, हमने ई कोई घटना मान ली लाल होने की घटना, तो मुझे पता है कि E1/E2 यानी पहले घटना कौन सी घटित होगी E1 या E1 होगी ना, दूसरी कौन सी होगी E होगी, यानी E1 घटना घटित हो चुकी होगी E होने से पहले, इसलिए E1 हमने ऊपर लिया फिर E लिया, समझ रहे हो।
अब इसको खोलने का तरीका मैंने कल सिखाया आपको। क्या होगा, E1 PE अपॉन E1। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला नीचे ही आता है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें कल आपको बताई है बेस थ्योरम में, सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब मुझे यहाँ दिक्कत थी क्या, मेरे पास E1 E2 तो है, प्रोबेबिलिटी E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी तो है 50-50% है, लेकिन मेरे पास PE अपॉन E1 और PE अपॉन E2 नहीं है, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, समझ रहे हो। तो यहाँ कितना हुआ, इसकी वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी और सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर लिए। और क्या दिक्कत है बताइए, कर लीजिए नोट डाउन। आज संयुक्त घटनाएं डिसजॉइंट घटना को बोला जाता है। ऐसी दो घटनाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी समान हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो, फाइव, कोई मिल तो रहा नहीं हो लेकिन दोनों की संभावना कैसी हो, दोनों एक ही समय पर घटित ना हो सके, यानी जैसे हेड और टेल का एग्जाम्पल होता है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वालों छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छ चुना गया और ये पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। पहली बात तो अब यहाँ पर छात्र चुना जाए वो उसकी ए ग्रेड होनी चाहिए और वो छात्रावास में भी रहता हो। ये घटना यहाँ पर घटित होनी है, ठीक है। अब देखो मेरी बात यहाँ समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस तरीके से बहुत इजी तरीके से समझेंगे इसको कि मान लो मेरे पास कोई E1 घटना है। E1 घटना कौन सी है, छात्रावास में रहने छात्रों की, ठीक है। और E2 घटना एक ऐसी घटना है ठीक है, छात्रावास में नहीं रहते हैं। और E1 और E2 दोनों घटनाएं कैसी होंगी आपको पता है, E1 और E2 दोनों असंयुक्त और अपवर्जीय घटना होंगी। E1 और E2 अपवर्जीय तथा असंयुक्त, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी, लेकिन इसने हमको बोला गया है, इसने बोला क्या है कि E1 कैसी है 60% और E2 कितनी है 40%, ठीक है। असंयुक्त तो हैं लेकिन दोनों अपवर्जित तो हैं, लेकिन दोनों की घटना की घटित होने की संभावना उसने पहले ही दे रखी है 60%, यानी 60% को मैं तुम्हें लिख भी देता हूँ। कहोगे कहाँ से 60 आया परसेंटेज को भिन्न में तब्दील करते तो 100 का भाग देते हैं। इतना आपको आता हुआ आशा करता हूँ, और नहीं आता तो 7th 8th की बुक उठा लेना, वहाँ परसेंटेज पढ़ाया गया है, ठीक है। PE2 जो घटना है वो है 40%, इसको भी भिन्न में चेंज करेंगे
तो 40/100 और इसमें देखो 20 से कट जाता है ये, है ना, यानी 20 से कटेगा तो ये 2/3 5 सॉरी 2/5 राइट। इतना हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन हमने माना कोई ई घटना कैसी है, जबकि उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है एक छात्र वो भी ए ग्रेड में हो, कैसा हो, ए ग्रेड प्राप्त करता है ना। एक छात्र जो कि ए ग्रेड प्राप्त, सही है, प्राप्त करता है, ए ग्रेड प्राप्त करता है, राइट। ठीक है भाई, ए ग्रेड प्राप्त करता है। अब इसने हमसे पूछा क्या कि जो बच्चा पास करे वो कैसा हो, ए ग्रेड का हो, सही है। इसने पूछा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला हो, ए ग्रेड पास करने वाला हो, छात्रावास में भी रहने वाला हो। तो पहले घटना कौन सी घटित हो रही है, छात्रावास में रहने वाला, यानी E1 नहीं, ये हो रही है, मतलब ई घटना पहले हो रही घटित है, ग्रेड ए में हो फिर छात्रावास में हो, उसने ऐसा पूछा है, ना कि ये नहीं पूछा छात्रावास में हो ए ग्रेड वाला हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका बनना चाहिए कितना, PE/E1 है ना, राइट, यही होगी। लेकिन अगर हम इस घटना को ऐसे लगाते हैं तो हमारा मामला हो जाएगा पूरा इसको तो हमें ऐसे, पहले ग्रेड तो बाद में आएंगी ना, रहना तो पहले छात्रावास में, लॉजिक के हिसाब से तो है ना। E/E1 ही करके देखें हम, भाई हमारे हिसाब से काम थोड़ी ना चलेगा उसका, समझ लो। तो इसमें हम यही मान के चल रहे हैं ना, E1/E ही मान के चल रहे हैं इसमें, है ना, उस हिसाब से चल रहे हैं। पहले छात्रावास में रहता है, वो घटना पहले घटित होगी, बाद में ये हो गया है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, PE1 नहीं चल मुझ पे उल्टा करवा ले, तो और हमको याद कर लो भाई साहब, करेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्या E/E1 दिया हुआ है, E/E2 दी हुई है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल दी हुई है। देखो ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा है, उसने कहा कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और 20% ए ग्रेड ले आए, ना रहने वालों में से, यानी दोनों की घटना उसने घटित दे रखी है, उसने दिया हुआ है, यानी E/E1 दी हुई है, समझ लो, ए ग्रेड पास हो, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिखा है, ठीक है। और E1 है ना, घटना घटित कितनी है यहाँ पे, छात्रावास में रहने वाले, कितनी दे रखी उसने, 30%, 30/100, यानी कितना हुआ 3/10। दूसरी कितनी दे रखी है, E/E2 कितनी दे रखी है, 20%, यानी कितना हुआ 1/5। अब वैल्यू रखो इनकी यहाँ पे, PE1/E कितना दे रखा है यहाँ पे, PE1 की वैल्यू कितनी है, 3/5 इंटू
और 3/10 यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5 1/5। तो 9/50 और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो आएगा 9 प्लस के 2 नहीं 4/50, 50 से 50 कैंसिल, तो 9/13 ये आना चाहिए। तो 9/13 आपका आंसर हो गया, राइट। आप आंसर बताइए, कोई दिक्कत? ये किससे किया हमने? बेस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी ना कल, समझ रहे हो? अगर किसी को डाउट हो गया हम इसको कैसे लिख रहे हैं, तो बेस थ्योरम को जाके एक बार उसके स्टेटमेंट को जाके पढ़ लो और जान लो उसको कैसे खोलते हैं। हमेशा नीचे और ऊपर, ऊपर लिखने वाली को लिखते हैं इस तरीके से और नीचे वाले ऐसे आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? अभी तक हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे किए आपने बेस थ्योरम पे, और कुछ है ना क्वेश्चन समझे हैं यहाँ पे, है ना? बाकी का अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के सारे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है? जितना भी है अभी के लिए इतना ही, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बाकी सभी क्वेश्चनों के साथ एक्सरसाइज के। एंड थैंक यू सो मच।